हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnhub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आपके आईसीएसई के क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 वाटर, इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे सोल्यूट के सोल्यूबिलिटी के ऊपर जब हमारा सॉल्वेंट हो पानी। सिंपल। तो अब सॉलिड सोल्यूट्स की बात करें जब हम लोग, ओके, अगर मैं कोई सॉलिड चीज ले रहा हूँ, सॉलिड सब्सटेंस ले रहा हूँ और पानी में उसको डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके सोल्यूबिलिटी को प्रेशर कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली कुछ इफेक्ट नहीं होता प्रेशर का ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट। ठीक है, पानी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सॉल्ट डिसॉल्व कर रहा हूं, ये है हमारा सॉलिड सोल्यूट इन वाटर, तो इसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी घटेगी प्रेशर बढ़ाने पर घटाने पर, ऐसा इतना कुछ इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का। मतलब अगर मैं सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहा हूं पानी के अंदर, तो प्रेशर में चाहे बढ़ाऊं या प्रेशर में घटाऊं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्ट के सोल्यूबिलिटी के ऊपर इस पानी के अंदर। ठीक है, लॉजिक आपको समझ में आ गई। पिछले वाला टेम्परेचर का इफेक्ट जैसा है वैसे ही कुछ इसका भी इफेक्ट होगा। ओके, मतलब वैसे ही टाइप में आप हमें समझना है। पर अब जब गैसेस की बात करूं, मैं गैसियस सोल्यूट्स की बात करूं, तो भाई यहां पर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। जब हम लोग कोई गैस को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पानी के अंदर, ओके, तो जैसे ही हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं हम, और हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो भाई साहब ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व हो जाएगी उतने ही पानी में। ओके, ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व हो गई उतनी पानी, मतलब उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा हो गई। करेक्ट, सोल्यूबिलिटी और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, वैसे ही अगर हम लोग प्रेशर कम करें, ओके, अगर मैं गैस को डिसॉल्व कर रहा हूं और मैं प्रेशर कम कर रहा हूं डिसॉल्व करने के टाइम पर, तो फॉर एग्जांपल सपोज मैंने क्या किया, पहले मैंने ये सॉल्वेंट लिया, पानी लिया, हमारा सॉल्वेंट हमारा पानी है, उसमें एक पर्टिकुलर गैस, सपोज मैंने ऑक्सीजन गैस को डिसॉल्व करवाया। ओके, अब मैं और प्रेशर बढ़ा रहा हूं, तो फिर ये पानी बोलेगा कि ओके, अब मेरे अंदर और एबिलिटी आ गई है, या फिर मेरे अंदर में और ऑक्सीजन को समा सकता हूं। तो फिर प्रेशर बढ़ाने पर, सपोज पहले 1 ही ग्राम था, प्रेशर बढ़ाने से पहले 1 ही ग्राम ऑक्सीजन था अंदर, अब प्रेशर बढ़ाने के बाद पानी बोल रहा है कि मैं और थोड़ा बहुत 1 ग्राम ऑक्सीजन समा सकता हूं मेरे अंदर, तो और 1 ग्राम ऑक्सीजन हम लोग ने ऐड कर दिया फिर। ओके, तो अब प्रेशर बढ़ाने पर 2 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, प्रेशर जब पहले इनिशियल प्रेशर पर 1 ही ग्राम था, तो देखो प्रेशर बढ़ाने पर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गया, प्रेशर बढ़ाने पर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गया, तो सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गई। सिंपल। वैसे ही अगर मैं प्रेशर घटाऊंगा, तो अब इस जो पहले इनिशियली प्रेशर जितना था नॉर्मल, सपोज रूम टेम्परेचर का प्रेशर था, ओके, रूम जितना नॉर्मल अपना सी लेवल का प्रेशर होता है उतने प्रेशर था। फॉर एग्जांपल इनिशियली उसमें 1 ग्राम ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रहा था, मैंने बस वैल्यू ली, ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन डिसॉल्व हुआ था। अब क्या करूंगा, अगर प्रेशर कम करूंगा, प्रेशर कम करते ही पानी बोलेगा कि यार नहीं, बस मैं, मतलब प्रेशर तुम कम कर रहे हो यार, तुम मेरी एबिलिटी कम कर रहे हो ऑक्सीजन को समाने की। तो फिर उस चक्कर में होगा क्या, पानी बोलेगा कि यार मेरी एबिलिटी कम हो रही है, ऑक्सीजन तू निकल जा, तो ऑक्सीजन को वो निकाल देगा बाहर। ओके, तो प्रेशर कम करवाते ही वो ऑक्सीजन को बोलेगा चल बाहर निकल जा। तो अब 0.5 ही ग्राम सपोज ऑक्सीजन बच गया प्रेशर कम करने के बाद। तो प्रेशर कम करने के बाद 1 ग्राम से 0.5 ग्राम से ऑक्सीजन बचा, मतलब अमाउंट कम हो गया, मतलब सोल्यूबिलिटी कम हो गई। तो प्रेशर कम करने पर सोल्यूबिलिटी कम हो गई, तो देखो प्रेशर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ी, प्रेशर कम करने पर सोल्यूबिलिटी घटी। इसका मतलब प्रेशर और सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ गई? ओके, तो अब इसी आधार पर, इस लॉजिक के आधार पर, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर देखो, आपने कई बार देखा होगा कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक, सोडा वाटर भी लो, ओके, अगर वो बॉटल में
पैक्ड है क्योंकि बॉटल में है, उसका सील एकदम टाइट रहता है बॉटल के ढक्कन का, तो उसको हम लोग जब ओपन करते हैं तो प्स करके से आवाज आती है और कुछ गैस निकल जाती है बाहर। करेक्ट? क्यों होता है ऐसा? ओके, कभी सोचा है? अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, शायद आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो इसका आंसर वही है जो आपको समझ में आया होगा, मे बी। मैं बता देता हूँ अभी आपको। देखो, जब ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाए जाते हैं तो इसमें ठूस ठूस के कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया जाता है। ओके, और ऐसे ही ठूस ठूस के जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है ना, ऐसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम लोग मस्त एकदम मजे से पीते हैं, जो कि अपने बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ओके, नाम वगैरह में नहीं लूंगा कुछ, वो अच्छी बात नहीं होती नाम वगैरह लेना। समझ लाना आप, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब जो भी ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड ठूस ठूस के भरा हुआ है वो। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ठूस ठूस के भरा हुआ है, कैसे भरा है ठूस ठूस के इसके अंदर? भाई साहब, प्रेशर बढ़ा बढ़ा के। ओके, मतलब अब इतने जो भी हमारा कार्बोनेटेड ड्रिंक है, सपोज सोडा वाटर बोल रहा हूं मैं, ओके, तो जितना भी हमारा वाटर है, ओके, तो उसमें अब इतना कार्बन डाइऑक्साइड, सपोज 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जांपल ठूस भर दिया है। अब पानी की लिमिट नहीं है भाई, और ठूस मतलब और कार्बन डाइऑक्साइड पानी अब नहीं झेल सकता। ओके, यहाँ पर अब क्या किया जाएगा? प्रेशर बढ़ाया जाएगा, और ज्यादा प्रेशर बढ़ाने पर पानी बोलेगा फिर चलेगा, पानी बोलेगा फिर चलो ठीक है, चलो अब तुमने प्रेशर बढ़ा ही दिया है तो मैं थोड़ा बहुत और कार्बन डाइऑक्साइड समा सकता हूँ मेरे अंदर। तो 10 के बजाय अब 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर समा दिया इसने। तो अब 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है पर ठूस के भरा हुआ है ना, तो प्रेशर बनाया है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा दिया है। अब प्रेशर उतना ही बना रहने के लिए ऊपर से लीड लगा दिया। ओके, तो अब ज्यादा प्रेशर पर 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ठूस दिया अंदर। अब जैसे ही हम लोग लीड खोल देते हैं, प्रेशर नॉर्मल प्रेशर की तरह इक्वल हो जाएगा। मतलब ये अंदर जो प्रेशर है बॉटल के अंदर वाला, वो नॉर्मल अपना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है या फिर सी लेवल पर जो प्रेशर है उससे इक्वल हो जाएगा, जो कि कम होता है क्योंकि यहाँ पर अंदर प्रेशर ज्यादा था, बाहर वाला प्रेशर कम है, तो अब कम प्रेशर आ जाएगा इसके ऊपर। या फिर ऐसे समझ लो, अंदर प्रेशर ज्यादा था, लीड बंद होने के बाद, लीड बंद था तब, अब लीड खोल दिया तो प्रेशर कम हो गया। अब प्रेशर कम हो गया तो हम लोग ने देखा था सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब जितना गैस अंदर डिसॉल्व हो सकता था अब कम रहेगा, पानी बोलेगा बाहर निकल कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है करके। ओके, बात समझ में आ गई? मजेदार थी ना? चलो, अब सॉल्यूशन को थोड़ा डिटेल में समझने वाले हम लोग के सिलसिले को एक लास्ट फुल स्टॉप लगा देते हैं, लास्ट वाले सॉल्यूशन के टाइप को समझ के, मतलब एक लास्ट वाले अतरंगी सॉल्यूशन के प्रकार को समझ के, जो कि है, अब देखो, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड देखा, अनसैचुरेटेड देखा, अब भाई साहब आपको लगेगा ये कुछ अलग है, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल अलग है। अब थोड़ा इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना, ओके, ठीक से, तो तब जाके चीजें समझ में आएगा। क्योंकि देखो क्या होता है, कुछ सोल्यूट्स ऐसे होते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम लोग को समझना है तो देखो कुछ सोल्यूट्स ऐसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम एसीटेट। ओके, अब इसका फॉर्मूला वगैरह जानने की जरूरत है तो नहीं एक्चुअली एज सच, पर मैं लिख देता हूं आपको CH3COONA। ओके, ये है सोडियम एसीटेट। अब ऐसे जो हमारे सोल्यूट्स हैं, ओके, इनको हम लोग जब, अब ये जो सॉलिड सोल्यूट है हमारा, ओके, मतलब ये जो भी सोल्यूट है हमारा, ओके, तो इनको जब हम लोग घोल देते हैं हमारे पानी के अंदर, ओके, तो जब ये करते हैं हम लोग, और फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे सोडियम एसीटेट को लिया और यहाँ पर मैंने बीकर में पानी लिया, इसको मैंने इसमें डिसॉल्व कर दिया, या फिर बीकर में सॉल्वेंट लिया, मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, तो अब इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। कैसे? मैंने तब तक डिसॉल्व किया, ओके, सपोज मैंने टेम्परेचर लिया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो मेरे पसीने छूट जाएंगे, पर चलो फिर भी मान लो 50 पर मैंने सोडियम एसीटेट को मैंने डिसॉल्व करने की कोशिश की है, बहुत सारा सोडियम एसीटेट डिसॉल्व किया पानी के अंदर। अब पानी बोलने लग गया बस करो, तो बस करो मतलब मैं रुक गया, तो अब क्या हो गया, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है। अब देखो मैंने बोला था टेम्परेचर और सॉलिड सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट? मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे सॉलिड सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, मतलब अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट जो हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं वो बढ़ जाता है, ठीक है? तो वैसे ही टेम्परेचर घटाने पर क्या होगा, सोल्यूबिलिटी घट जाएगी ना, तो जो भी अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है वो भी कम हो जाएगा, करेक्ट? तो इस आधार पर, इस लॉजिक के आधार पर, ओके, क्या होगा, अगर मैंने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है,
ठीक है, थोड़ा समझना इस चीज को। तो जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन सपोज मैंने 50 डिग्री सेल्सियस पर बनाया हुआ है, अब यहां पर जितना भी सोल्यूट है वो मैक्स अमाउंट है उसका, भाई सॉल्वेंट बोल रहा है इससे ज्यादा नहीं, मैं डिसॉल्व करके लूंगा। अब मैंने टेम्परेचर घटा दिया, ठीक है, इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, तो क्या हो गई, सोल्यूबिलिटी घट गई सोल्यूट की, मतलब जितना अमाउंट सोल्यूट डिसॉल्व इसमें हुआ था अब वो उतना नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई बात? सपोज इसमें 50 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व था, तो अब क्योंकि मैंने टेम्परेचर घटा दिया तो 50 से मैं अगर 40 डिग्री पर आ गया, मैंने ठंडा किया, कूल किया मैंने, ठीक है, तो इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, इसी की बात कर रहा हूं, इसको मैंने कूल किया, तो कूल करने पर क्या होगा, सोल्यूबिलिटी कम होगी, मतलब जितना अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है वो अमाउंट कम होगी। तो सपोज अभी 40 पर सिर्फ 40 ग्राम ही सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। ओके, समझ में आ गई बात? 40 ग्राम ही सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, मतलब 40 ग्राम सोल्यूट तक ही सोल्वेंट बोलेगा हमारा कि बस 40 ग्राम के ऊपर मत ऐड करना, मैं डिसॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो फिर बचे हुए 10 ग्राम का क्या? फिर देखो यहां पर 50 ग्राम था इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब टेम्परेचर घटाने पर क्योंकि सोल्यूबिलिटी घट जाती है, मतलब अमाउंट ऑफ सॉलिड जो भी डिसॉल्व हो सकता है वो अमाउंट कम हो जाएगा, अमाउंट घट जाता है, तो अमाउंट भी घट गया, 40 ग्राम यहाँ डिसॉल्व होगा। ओके, तो इसी सॉल्यूशन का 10 ग्राम फिर उसका क्या, तो वो बाहर निकलेगा। ओके, सॉल्वेंट से बाहर निकलेगा और इसी को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ओके, तो उसके क्रिस्टल्स बाहर आएंगे। ठीक है, तो एकदम लेमैन्स टर्म में मैंने क्रिस्टलाइजेशन आपको समझा, एकदम सिंपल भाषा में समझा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन इस तरह से किया जाता है। ओके, तो उसके ऐसे समझ लो कि वो सोल्यूट बाहर निकल आता है। ठीक है, पर कुछ ऐसे सोल्यूट्स जैसे कि हमारा सोडियम एसीटेट, इसके केस में भी मैंने क्या किया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने पानी में इसको डिसॉल्व किया। सपोज ये भी 50 ग्राम ही, सपोज ये भी यहां पर देखो 50 ग्राम ही मैक्स इसके अमाउंट पानी इसके अंदर ले सकता था, तो भाई 50 ग्राम उसकी सोल्यूबिलिटी हो गई एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। पर अब मैं इसकी तरह ही ओके इसका भी टेम्परेचर लो कर रहा हूं। ओके, ये जो था ये यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ग्राम, ओके, ये सोडियम एसीटेट वाला है। तो इसकी तरह हमारे सॉल्ट सॉल्यूशन की तरह ही मैं ओके जो दूसरा मैंने सोल्यूट लिया था ना उसके तरह ही मैं इसका सॉल्ट सॉल्यूशन छोड़ दो, पर दूसरा मैंने सोल्यूट लिया था ना उसका भी कैसे मैंने टेम्परेचर लोअर किया, फिर सॉल्यूट अपना बाहर आ गया। वैसे इसका भी मैं क्या कर रहा हूँ, जिसमें सोडियम एसीटेट लिया है मैंने उसका भी मैं टेम्परेचर लोअर कर रहा हूँ। अब 50 से मैं इसको 40 पे लेके आया। ठीक है, तो ऐसे मान लो कि अब 40 पर, क्योंकि सोल्यूबिलिटी तो घटती है करेक्ट टेम्परेचर घटाने पर, परफेक्ट, तो सोल्यूबिलिटी घटेगी मतलब अब 50 ग्राम नहीं डिसॉल्व हो पाएगा। ओके, अब पानी बोलेगा कि नहीं बस, मतलब सॉल्वेंट बोलेगा कि नहीं बस अब 50 ग्राम तो मैं नहीं ले सकता, 40 ही ले सकता हूं सपोज फॉर एग्जांपल, बाकी के 10 को बाहर निकालो। पर ऐसा होता ही नहीं है, बाहर निकलता ही नहीं है। ओके, 40 डिग्री करने पर भी, मतलब टेम्परेचर लोअर करने पर भी, कुछ ऐसे सोल्यूट्स जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं और उनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, ओके, और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग टेम्परेचर लोअर करते हैं, तो लोअर करने के बाद भी हमारा सॉल्यूशन में से कुछ भी सोल्यूट बाहर नहीं आता। इसका मतलब लोअर टेम्परेचर पर भी उतना ही अमाउंट डिसॉल्व्ड रहता है। सुपर्ब। और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको कहते हैं हम लोग, इसको तो सैचुरेटेड कहेंगे हम लोग, इसको सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है अब आपको एकदम ऐसे क्लिक हो जाएगा, मतलब ऐसे एकदम रिलेट कर पाओगे आप। कैसे? देखो ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड है, मैंने बोला SS लिख देता हूं यहाँ पर दूसरे कलर से SS। तो ये सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड, मतलब देखो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा होता है, ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन दैट कंटेन्स मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। देखो यहां पर एक्चुअल में 40 डिग्री पर 40 ग्राम ही होना चाहिए था डिसॉल्व। ओके, क्योंकि 50 डिग्री पर 50 ग्राम था, तो फॉर एग्जांपल 40 डिग्री पर 40 ग्राम ही होता अगर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर 50 ग्राम
डिजोल्व हुआ था 50 डिग्री पर। ओके, तो यही सॉल्यूशन सपोज मैं 40 डिग्री पर डिजोल्व कर रहा था तो 40 ग्राम मतलब इनिशियली बात कर रहा हूं मैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने सेम सोडियम एसिटेट का सॉल्यूशन लिया। ओके, 40 डिग्री पर मैं इसमें सोडियम एसिटेट ऐड कर रहा हूं तो 40 ग्राम तक ही मैक्स ऐड हो पा रहा है, उसके आगे सॉल्वेंट बोल रहा है बस कर। फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, 50 डिग्री कर दी तो 50 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम डिसॉल्व हो गया। पर अब मैंने फिर से टेम्परेचर घटाया तो जादू हो गया, टेम्परेचर घटाने पर भी 50 ग्राम हमारा सोडियम एसिटेट उसी में पड़ा रहा। ओके, टेम्परेचर घटाने पर मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब 40 ग्राम सोडियम एसिटेट नहीं है इसके अंदर। कितना है? ओके, जैसे 40 ग्राम होना चाहिए था सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरह, वैसे 40 ग्राम नहीं है, 50 ग्राम है, इसीलिए सुपर सैचुरेटेड। ओके, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया? अब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें विच कंटेन्स मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। मैक्सिमम अमाउंट तो 40 ग्राम है पर इसमें तो 50 ग्राम है, तो मोर देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो गया। करेक्ट, इसके अंदर दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। ओके, तो ये जो 40 ग्राम है ये है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। देखो ये वाली चीज। ओके, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ओके, तो ये 40 ग्राम क्या है एक्चुअल में? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। ये 40 ग्राम है मैक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो हमारा सॉल्वेंट डिसॉल्व कर सकता है एट दिस टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। पर हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में है ओके कंटेन्स मोर देन दिस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में देखो 50 ग्राम है विच इज मोर देन दिस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट which is capable of being dissolved at that particular temperature. ओके, बात समझ में आ गई? तो थोड़ा सा ट्रिकी था पर अब आपको आई होप आसान हो गया रहेगा आपके लिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। ओके, तो अब आते हैं हम लोग अगले वाले टॉपिक पर। तो सॉल्यूशन के बारे में बहुत कुछ हम लोग ने सीख लिया। ओके, अब उनके चचेरे ममेरे भाइयों के बारे में देखते हैं जो कि सस्पेंशंस और कोलाइड्स। तो उसको शुरू करने से पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ये 3 इमेजेस। ओके, यहाँ पर तो ये इस इमेज में ये है सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, इसमें देखो ये ऊपर पानी है, नीचे सैंड है, और ये तो भाई बोलने की मुझे जरूरत है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, ये तो दूध है। तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप ठीक से देख लेना। इन तीनों भी जो भी चीजें हैं इनमें से सॉल्यूशन कौन सा है ये आप मुझे पहले बताओगे, और बाकी की चीजें जो सॉल्यूशन नहीं है आपको लग रहा है कि जो सॉल्यूशन नहीं है वो क्यों नहीं है उसका भी रीजन आप ही खुद सोचोगे। ओके, तो आई होप आप रिज्यूम कर लो, पॉज कर लो, फिर रिज्यूम कर लो। ओके, सोच समझने के बाद, रिज्यूम होने के बाद, ओके आई होप आपने रिज्यूम किया होगा। तो मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर यही होगा कि देखो सर सॉल्ट सॉल्यूशन बोलने की जरूरत ही नहीं, ये तो सॉल्यूशन ही है। डन, करेक्ट, चलो ये सॉल्यूशन है। आप कहोगे ये जो वाटर और सैंड है ना, मोस्ट ऑफ द लोग आप कहोगे कि ये सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल सही, ये सॉल्यूशन नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस ही नहीं है। ओके, वो जीनियस नहीं, होमोजीनियस ही नहीं है। ओके, तो वो दिमाग वाला जीनियस नहीं। अब क्यों होमोजीनियस नहीं? क्योंकि वाटर तो ऊपर वाला लेयर जो लिया मैंने उसमें तो पानी के पानी ही मतलब पानी के ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे मुझे, और नीचे का अगर लेयर उठा लिया तो उसमें सैंड ही मिलेंगे। तो कहाँ से होमोजीनियस हो गया? सर नहीं होमोजीनियस, तो इसलिए नहीं सॉल्यूशन। ठीक है, और मिल्क आप में से कई लोग कहोगे कि सर ये तो होमोजीनियस तो लग रहा है, तो ये तो सॉल्यूशन होना चाहिए। ओके, ऐसे आप में से कई लोग कहेंगे, पर गलत है। मिल्क सॉल्यूशन नहीं है। ओके, अब फिर आपके दिमाग में आएगा फिर सर मिल्क है क्या? ओके, या फिर अगर ये सॉल्यूशन नहीं है तो इसको क्या कहते हैं फिर? ओके, अब देखो कौन सा सॉल्यूशन है ये मैंने आपको बताया, बाकी के 2 सॉल्यूशन क्यों नहीं है इसमें से एक का रीजन तो बताया मैंने कि ये हेटेरोजीनियस है, और मिल्क का रीजन बता देता हूं मैं। भले दिखते समय हमें लग रहा है कि भाई ये होमोजीनियस है, पर वैसा है नहीं, ये भी एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर ही है। ओके, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो मिल्क में जो पार्टिकल्स है ना वो सस्पेंडेड है। ओके, और ये ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है ओके
बस फर्क इसमें और इसमें यही है कि यहां पर सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल हो रहे, ओके, जैसे कि सैंड के पार्टिकल सस्पेंडेड थे, ये सेटल हो रहे। मिल्क में क्या फर्क है, सैंड और पानी के मिक्सचर और मिल्क में, यहां पर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स ये सेटल नहीं होते, ओके, ये सस्पेंडेड ही रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग को समझ में नहीं आता, ओके, कि मतलब सेटल डाउन तो हो नहीं रहे। और एक खास बात है इन तीनों में जो इनको अलग करती है, जो कि है पार्टिकल साइज। तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स है तीनों में भी, जैसे कि मिल्क में दिख रहे हैं आपको, या फिर जैसे कि मतलब मिल्क की बात करते हैं, या फिर यहाँ पर वाटर और सैंड की बात करते हैं, या फिर यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो इनके जो सोल्यूट पार्टिकल्स है ना, इनके पार्टिकल के साइज में भी फर्क है। तो इसके वजह से भी ओके ये सॉल्यूशन कहलाता है, ये नहीं कहलाता क्योंकि ये हेटेरोजीनियस है, और ये भी नहीं कहलाएगा क्योंकि ये भी हेटेरोजीनियस ही है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है ये सस्पेंडेड है। तो सभी जगह पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा, ओके। वैसे यहाँ पर पार्टिकल जो है वो घुल गए हैं, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमें मिल जाता है, तो इसलिए होमोजीनियस है ये। क्लियर, ओके। तो समझ में आ गई बात, हेटेरोजीनियस ऐसा क्यों है ये। यहाँ पर इसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज भी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। वैसे यहाँ पर कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म है, यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि ये भी हेटेरोजीनियस है, ठीक है। तो जो बात मैंने बताई आपको, इनके पार्टिकल साइज में प्रॉब्लम है, मतलब पार्टिकल साइज में डिफरेंस है। तो एक एक करके देख लेते हैं भाई। सॉल्यूशन क्या है वो तो हमको पता है, फिर भी थोड़ा बहुत पार्टिकल साइज के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो कंपैरिजन है सॉल्यूशन की, सस्पेंशन की, कोलॉइड की, वो सब पार्टिकल साइज के बेसिस पर है थोड़ा बहुत, ओके। उनके मिक्सचर के टाइप के ऊपर भी बेस्ड है, होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस है वगैरह वगैरह, ओके। तो कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी इस एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले सॉल्यूशन है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, सबको पता है। अब ये ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर है जिसका कंपोजिशन वेरी किया जा सकता है, ये भी हम लोग ने समझा था, ओके, पिछले वाले ही वीडियो में। पर यहाँ पर पार्टिकल साइज की बात करें तो सॉल्यूशन वाले, मतलब सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है, सोल्यूट के पार्टिकल्स है, ओके, उनका साइज, हैविंग द पार्टिकल साइज ऑफ द सोल्यूट कितना है, लेस देन 10⁻⁻10 मीटर्स, ओके। तो बहुत ही छोटा है इसका मतलब, ओके। 10⁻⁻10 मीटर्स मतलब पॉइंट के बाद, मतलब 000 इतने ही लग जाएंगे, आप खुद भी लिख के देख लेना 10⁻10, ओके। अब मैं यहाँ पर नहीं लिख के दिखा रहा हूँ, इतना मैथ तो आपको आता होगा आई होप। तो बहुत ही छोटा नंबर है ये, और इतना छोटा साइज होता है सोल्यूट के पार्टिकल्स का ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। पर अगर बात करें हम लोग सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन तो भैया हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, देख के पता चल रहा था हम लोग को, ओके। अब ये ऐसा मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स सस्पेंडेड तो है भाई, ओके। देखो, हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स, ओके, पर सस्पेंडेड है, उससे पहले ये समझ लो कि सोल्यूट के पार्टिकल का साइज कितना है। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट हैविंग पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 10⁻⁻7 मीटर, ओके। तो मतलब ऐसे अगर हम लोग एक लाइन बना ले, नंबर लाइन, तो ये 10⁻⁻7 है, ओके। या फिर मैं इस तरफ बनाता हूँ, हॉरिजॉन्टल वे में बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा साइज का अंदाजा लग जाए आसान वे में। तो ये नंबर लाइन है सपोज, ओके। तो यहाँ पर मैं ऐसे टिक 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 कर रहा हूँ, तो 10⁻⁻10 में ऐसे पीछे 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 चला जाता हूँ, ओके। तो 10⁻⁻10 यहाँ पर है, ओके। फिर 10⁻⁻9 यहाँ पर, फिर 10⁻⁻8, और फिर यहाँ पर है 10⁻⁻7, ओके। तो सॉल्यूशन वाले चीजों में, सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज लेस देन 10⁻⁻10 है, मतलब और मतलब छोटा है, बहुत छोटा छोटा, क्योंकि ऐसे पीछे पीछे जा रहे हैं, मतलब छोटा, स्मॉलर द पार्टिकल साइज, ओके। ऐसे ही 10⁻⁻6, 5, 4, 3, 2, 1, 10⁻⁻1 के बाद 10⁻0 पर आएंगे, तो a⁻0 = 1 होता है, करेक्ट। तो नंबर लाइन में हम लोग 1 पे आ जाएंगे। फिर 1 के बाद 10⁻1 मतलब 10 होता है, 10⁻2 मतलब 100, वो आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, पीछे पीछे जा रहे हैं मतलब साइज छोटी छोटी हो रही है। तो 10⁻10 मतलब बहुत छोटी साइज है। इनकी सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज है, इनकी साइज 10⁻7 से बड़ी है, ओके। मतलब इनकी पार्टिकल साइज ज्यादा है, बड़ी है, ओके, ज्यादा है देन द, ग्रेटर देन द सॉल्यूशन, ठीक है। बात समझ में आ गई। इज डिस्पर्स्ड इन मीडियम। अब ये भी सोल्यूट पार्टिकल जो है सस्पेंशन के, ये भी है डिस्पर्स्ड, मतलब इन लोग को, इन पार्टिकल्स भी ऐसे ही मतलब डिस्पर्स्ड किए हैं। इसका मतलब ऐसे समझ लो आपकी घूम रहे हैं ऐसे, ओके, या फिर सस्पेंडेड है, ओके, ठीक है, सस्पेंडेड इन द मीडियम। और उसके बाद क्या होता है इनके साथ, पहले तो सस्पेंडेड है मीडियम में, पर
बाद में लैटर सेटल्स डाउन एट द बॉटम, जो कि हम लोगों ने देखा सैंड के पार्टिकल्स नीचे धंस जाते। उसी तरह से कोलॉइड क्या है फिर, अब कोलॉइड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पर दिखता है होमोजीनियस जैसा, ठीक है। तो कोलॉइड क्या है, होमोजीनियस लुकिंग हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो हेट्रोजीनियस पर दिखता है होमोजीनियस जैसा। अब जिसमें पार्टिकल साइज कितना होता है, तो इन विच सोल्यूट हैविंग पार्टिकल साइज बिटवीन 10⁻⁻7 और 10⁻⁻10 मीटर्स। ओके, तो इनका पार्टिकल साइज का रेंज होता है बिटवीन 10⁻⁻7 और 10⁻⁻10 मीटर के बीच में। तो ये है कोलॉइड का पार्टिकल साइज का रेंज, मतलब कोलॉइड के सोलिड पार्टिकल साइज का रेंज। इससे आगे है सस्पेंशन के पार्टिकल्स, सोलिड पार्टिकल्स का साइज। इससे पीछे है हमारे सॉल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज। तो कोलॉइड के सोल्यूट पार्टिकल जो है उनकी साइज सॉल्यूशन और सस्पेंशन के सोल्यूट पार्टिकल्स के बीच में आती है। बात समझ में आ गई? ओके, ऐसे समझना है हमको। तो 10⁻10 से पीछे सॉल्यूशन, उसके आगे और 10⁻7 तक कोलॉइड, और 10⁻7 से आगे उनके बड़े साइज में सस्पेंशन, ठीक है। अब कोलॉइड और सस्पेंशन में ये फर्क है कि यहां पर जैसे कि सस्पेंशन में भी सोल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड है इन द मीडियम, वैसे कोलॉइड में भी सोल्यूट पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन द मीडियम, सस्पेंडेड है इन द मीडियम, पर ओके ये सस्पेंडेड ही रहते हैं, ओके, विच रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम, ठीक है। क्लियर? बात समझ में आ गया आपको? तो ये तीन चीजों में, मतलब सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड में हम लोग ने जो चीजें देखी, ओके, इनके डेफिनेशंस देखे मोस्टली। तो इसमें हम लोग ने 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस भी समझ लिए, जो मैंने अलग अलग कलर से मार्क किए। तो मैं क्या करूंगा मालूम, मैं इसको अब मैं हटा देता हूं, ओके। तो आपको वो अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे, और अलग अलग कलर्स में हम लोग ने जो उनकी कंपैरिजन की है वो समझ में आ जाएगी, ओके। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सस्पेंशन होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर, और कोलॉइड होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। फिर सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज लेस देन 10⁻10 मीटर, करेक्ट, छोटा होता है, और सस्पेंशन का मोर देन 10⁻7, ओके, साइज ग्रेटर देन द 10⁻7, और कोलॉइड का बीच में बिटवीन द 10⁻7 एंड 10⁻10, ओके, ठीक है। और तीसरी चीज जो कि देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में पार्टिकल्स तो दिखते ही नहीं है, मतलब पार्टिकल सेटल होने की कोई जरूरत ही नहीं, मतलब ओके, पार्टिकल्स तो एकदम छूमंतर है सॉल्यूशन में, ओके। पर सस्पेंशन में पार्टिकल्स सेटल डाउन होते हैं एट द बॉटम, सॉल्यूशन में वैसा कुछ नहीं होता, सेटल बिटल नहीं होते, करेक्ट। सस्पेंशन में होते हैं भाई, सेटल्स डाउन एट द बॉटम। और कोलॉइड में भी सस्पेंडेड ही रहते, सेटल नहीं होते एट द बॉटम, ओके, रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। अब इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपने देखा होगा पानी, अगर आप एकदम क्लियर वाटर में गए हो, एकदम क्लियर वाटर में, उसमें भी कुछ ना कुछ सॉल्ट्स वगैरह तो डिसॉल्व होंगी, पर फिर भी अगर आप आर पार देखना चाहो तो भी आप देख सकते हो, करेक्ट, ओके। फॉर एग्जांपल बकेट ही ले लो, तो बकेट में अगर थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दो तो सॉल्यूशन बन जाएगा, पर फिर भी हमें बकेट का बॉटम अच्छे से दिखाई देगा, तो क्लियर एकदम दिखाई देगा, मतलब ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, उस पार वाली चीज भी दिखाई दे रही है ठीक से, तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है। वैसे ही सस्पेंशन की बात करो तो सस्पेंशन जब आप लोगे, अब सैंड और वाटर का सस्पेंशन था, तो उसमें सैंड के परे जो भी चीज है वो दिखेगी कैसे? नहीं दिखेगी, करेक्ट, तो इसीलिए वो ओपैक होता है, ओपेक, और दिखता नहीं है आर पार, तो ओपेक, ओके। और कोलॉइड्स ट्रांसलूसेंट होते हैं। अब ये ट्रांसलूसेंट क्या होता है? देखो नॉर्मली अगर हम देखेंगे दूध को, तो वो इतना भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता कि भाई आर पार दिख जाएगा, ओके, या फिर इतना भी क्लियर नहीं होता, ऐसे समझ लो, पर वो इतना भी नहीं होता, मतलब ऐसे समझ लो सस्पेंशन की तरह कि भाई लाइट ही पास नहीं होने देगी। जैसे कि अगर हम लोग सस्पेंशन की बात करें तो वो लाइट पास नहीं होने देगा, ओके, उसमें से, क्योंकि देखो सैंड का लेयर बना है, तो सैंड के लेयर में से लाइट पेनिट्रेट होकर नहीं आएगी। पर यहां पर कोलॉइड के केस में वैसा नहीं होता, वो ट्रांसलूसेंट इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, ओके, ओपेक मतलब लाइट भी पास नहीं हो रही है, पर ट्रांसलूसेंट मतलब यहां पर इतना क्लैरिटी नहीं है आर पार, ओके, इतना क्लियर नहीं है, पर इतना तो है एटलीस्ट कि भाई लाइट को पास होने दे रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? फिर नेक्स्ट, सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो इनविजिबल है भाई, एकदम छूमंतर जादू हो गया उनके साथ, वो गायब ही है, ओके। सॉल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल्स इनविजिबल,
वैसे ही सस्पेंशन के सॉलिड पार्टिकल्स दिख जाते हैं भाई, सैंड और वाटर में तो दिख रहा था सैंड, करेक्ट, तो विजिबल। और कोलॉइड के केस में जो हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, ओके, उसको हम लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप। ओके, सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप। और लास्ट वाली चीज, इन तीनों में जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस था वो है कि भाई सोल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन के केस में फिल्टर नहीं किए जा सकते, वो ही अगर सस्पेंशन की बात करूं तो बाकायदा एकदम मस्त सोल्यूट पार्टिकल्स फिल्टर किए जा सकते हैं। ओके, और अगर कोलॉइड की बात करूं तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से सोल्यूट पार्टिकल्स फिल्टर नहीं होंगे, पर नैनो फिल्टर्स अगर हम लोग यूज करेंगे, ओके, तो उससे भाई कोलॉइड के भी सोल्यूट पार्टिकल्स फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ठीक है, बट कैन बी फिल्टर्ड विद द नैनो फिल्टर्स। तो ये थी कहानी हमारे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड की। चलो अब आते हैं अगले टॉपिक पर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो बस ये एक थोड़ा सा टॉपिक है लास्ट वाला, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। ओके, आगे भी पढ़ोगे आप अगले वाले आपके क्लास 9 में भी, पर फिर भी अभी के लिए आपके लिए ये बहुत नया है, तो थोड़ा सा समझने के लिए टेढ़ी चीज हो सकती है कोई लोगों को, पर मैं एकदम आसान भाषा में समझा देता हूं आपको। समझना इंपॉर्टेंट है चीजों को, करेक्ट। ओके, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब एकदम सिंपल भाषा में ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, या फिर हम लोग कह सकते हैं, चलो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल से शुरू करते हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल से शुरू करते हैं, ओके, जो कि एसोसिएटेड होते हैं। ओके, तो अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, अब ये एवे ही नहीं, मतलब कितने भी नंबर नहीं होगा, फिक्स्ड नंबर होगा। ओके, तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, जो लिंक्ड होंगे, एसोसिएटेड होंगे विद अ कंपाउंड, उनको कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद सम कंपाउंड्स, ठीक है, उनको कहते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब एग्जाम्पल्स के तौर पर देखना चाहेंगे तो देखो, यहां पर मैं आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिखा देता हूं। ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है Na2CO3.10H2O। अब यहां पर ये जो डॉट लगाया गया है Na2CO3 के बाद, इस डॉट के बाद जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये है फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि एसोसिएटेड है विद द सोडियम कार्बोनेट, और ये फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को ही कहेंगे हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल। अब इसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स, ठीक है। ओके, इसी के तरह, ओके, अब देखो नाम बहुत सिंपल है, जैसे कि नाम इसका कैसे बताना है, केमिकल नेम इसका कैसे होगा, सोडियम कार्बोनेट ये कंपाउंड है, तो भाई हम लोग ने लिख दिया सोडियम कार्बोनेट, फिर बाद में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है तो डेकाहाइड्रेट, खत्म, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, एस कैपिटल, बाकी का सब स्मॉल। उसी तरह आगे है ग्लोबर सॉल्ट, देखो यहां पर ग्लोबर सॉल्ट, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं आप मुझे बताओगे। चलो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको फॉर्मूला, फटाफट बताओ चलो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है। ओके, तो आप बताओगे, क्रॉस वेरीफाई भी कर लोगे। देखो 10 है, क्योंकि सोडियम सल्फेट के बाद Na2SO4 के बाद डॉट के बाद 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ये 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, मतलब ये 10 वाटर मॉलिक्यूल जो है यही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, नाम कैसे लिखा है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, सेम सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। उसके बाद नीचे है ये, ओके, एप्सम सॉल्ट। तो याद रखना है बस, सिंपल सी चीजें हैं। वॉशिंग सोडा तो पता ही है आपको, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है, ओके, तो उसके क्रिस्टल्स, तो वॉशिंग सोडा .10H2O, ओके, वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3.10H2O। फिर उसके बाद 10 वाटर मॉलिक्यूल वाले मैंने लिया ग्लोबर सॉल्ट, पर ये है सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम सल्फेट, तो देखो ग्लोबर सॉल्ट दूसरा, ओके, यहां पर देखो ग्लोबर सॉल्ट सोडियम सल्फेट .10H2O, फिर एप्सम सॉल्ट, ओके। अब ये क्या है भाई, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ओके, देखो मैग्नीशियम सल्फेट 7 हाइड्रेट वाटर, ओके, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस किया गया है उनके नाम में बाय अ वर्ड हाइड्रेट, ठीक है, बाकी का सब कुछ सेम। मैग्नीशियम सल्फेट इसको बोलते हैं हम लोग, 7 को हेप्टाहाइड्रेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है। अब यहां पर देखो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ब्लू विट्रियोल, ये क्या है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और इसका मतलब आप सुनते रहोगे इधर उधर
उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होते रहता है चीजों को समझने के लिए। ओके, तो ब्लू विट्रियोल है हमारा कॉपर 2 सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ओके, और ये है देखो CuSO4 कॉपर 2 सल्फेट, मतलब कॉपर का +2 है उसका वैलेंसी। ओके, तो कॉपर 2 सल्फेट .5H2 पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, तो जब कॉपर का +2 होता है वैलेंसी तभी वो CuSO4 बनाता है। तो फॉर्मूला लिखते टाइम पर बस कॉपर 2 सल्फेट ऐसे लिखा गया है। ओके, इसका नाम एकदम अप्रोप्रिएट, क्योंकि कॉपर का 1 वाला भी वैलेंसी होता है तो इसीलिए 2 वाला वैलेंसी लिख दिया है। ठीक है, तो ये थी कहानी पूरी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। इसमें है 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को समझ लिया, अब फटाफट बाकी की चीजें भी ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी और आसानी से हम लोग आगे आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस। अब ये क्या, कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ओके, सब्सटेंसेस विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, खत्म, होते हैं हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस। अब एग्जाम्पल्स में वही सारे एग्जाम्पल्स जो हम लोग ने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए देखे थे, क्योंकि उन सारे सब्सटेंसेस में कुछ ना कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स में 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ओके, यहाँ पर ग्लोबल सॉल्ट में भी है 10 सोडियम सल्फेट के साथ जुड़े हुए। यहाँ पर एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट के साथ 7 है। ब्लू विट्रियोल में कॉपर सल्फेट के साथ 5 है। ओके, तो ये सारे जो हमारे सब्सटेंसेस है, वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स, ग्लोबल सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, ब्लू विट्रियोल, ये सारे हैं हाइड्रेटेड सब्सटेंस, क्योंकि इनमें है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब उसी तरह एनहाइड्रेटेड सब्सटेंसेस कौन से होते हैं फिर? बस हाइड्रेटेड का उल्टा, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, तो सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल में अब देखो, यहां पर एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग है। तो कॉपर सल्फेट .5H2O, ये है हमारा ब्लू विट्रियोल, थोड़ी देर पहले देखा था हम लोगों ने। तो ये कॉपर सल्फेट, रुको मैं ना इसको इसके कलर में ही लिख देता हूं ताकि वो आसानी से समझ में भी आ जाए। तो ये कॉपर सल्फेट जो है देखो CuSO4 .5H2O, ये ब्लू विट्रियोल नाम का जो हमारा हाइड्रेटेड सब्सटेंस है, ओके, होता है ब्लू कलर में, करेक्ट। ठीक है, अब जब हम लोग इसी को हीट करते हैं, ठीक है, मैं इसको अलग कलर से लेता हूं, हीट करते हैं, ओके, ऐसे हीट करते हैं, ट्रायंगल से हम लोग हीट को डिनोट करते हैं, सबको पता है अभी। तो हमें मिलता है भाई साहब, मैं ब्लैक से ही लिखूंगा, कॉपर सल्फेट और 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अलग। और ये जो कॉपर सल्फेट बनता है ना, ये होता है व्हाइट पाउडर। ओके, तो ये जो कॉपर सल्फेट के ब्लू विट्रियोल के जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये बन जाता है हीट करने के बाद व्हाइट पाउडर वाला कॉपर सल्फेट। ओके, और जिसके पास कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं बचता, और फिर इसी को हम लोग कहते हैं, ओके, ब्लू से नहीं लिखूंगा मैं, सॉरी, इसी को हम लोग कहेंगे एनहाइड्रस सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि इसके पास तो कुछ भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है वो है एनहाइड्रस सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अब इंटरेस्टिंग बात क्या थी? आप बोलोगे सर इंटरेस्टिंग क्या है इसमें? हीट करने पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है, पर अगर आप ऐसे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को लोगे जो ऐसे व्हाइट पाउडर रहता है, और उसमें थोड़ा बहुत पानी ऐसे स्प्रिंकल भी करोगे ना, तो भी वो अपना रंग बदलेगा और बन जाएगा ब्लू, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी स्प्रिंकल करने पर भी ये पानी को पकड़ लेगा और जोड़ देगा अपने साथ इस तरह से। ओके, और बन जाएगा कॉपर सल्फेट .5H2O, जो कि होता है ब्लू विट्रियोल, जो कि होता है ब्लू कलर में, करेक्ट। तो मजेदार चीज ये थी कि भाई साहब इसमें इसको हीट करने पर पानी तो छोड़ देता है, पर फिर से पानी देने पर फिर से वो पुराना वाला कॉपर सल्फेट हो जाता है। तो इंसानों को, मतलब देखो, कुछ कुछ इंसान होते भी ऐसे हैं कि बस कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल कर दी तो कुछ अलग बिहेवियर दिखाते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट खुद ही हीट करने पर कुछ अलग बिहेवियर दिखा दिया, व्हाइट कलर का पाउडर बन गया, और फिर पानी देने पर फिर से पहले जैसा हो गया। ओके, तो इंसान भी कुछ अलग सिचुएशंस में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और फिर से सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी, रिस्टोर हो जाएंगी, तो फिर से पहले जैसे बिहेव करने लग जाते हैं। ओके, तो बस मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। तो आपके अगल बगल में भी कोई ना कोई ऐसा होगा, ओके, जो इस तरह से बिहेव करता रहेगा, तो उसको समझ लेना वो है कॉपर सल्फेट .5H2O। ओके, क्लियर?
तो ये है हमारा कॉपर सल्फेट, सिर्फ कॉपर सल्फेट हमारा एग्जांपल है एनहाइड्रस सब्सटेंसेस का। तो इसकी तरह जो भी सब्सटेंसेस के पास नहीं है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो है एनहाइड्रस सब्सटेंसेस। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे एफ्लोरेसेंस इस वाले फिनोमेना पे। तो ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं इसको चिपका के चला रहा हूं। ओके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है देखो, अब कुछ ऐसे भी हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस होते हैं जो हम लोग उनको ऐसे ही एवे रख दे, ओके, एटमॉस्फेयर को एक्सपोज कर दे, ओके, या फिर ड्राई एयर को एक्सपोज कर दे, टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खो देते हैं। ओके, तो सम हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कब? जब हम लोग एक्सपोज करेंगे उनको टू ड्राई एयर। तो ऐसे हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस। कैसे? एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, यहां पर मैं ऐसे रेड से लिख देता हूं, थोड़ा दिख जाता है, एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस। और इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं एफ्लोरेसेंस। ठीक है, ओके। अब इस एफ्लोरेसेंस वाले चक्कर में होता क्या है, हमारा जो हाइड्रेटेड सब्सटेंस जो क्रिस्टलाइन शेप में होता है, क्रिस्टलाइन शेप में होता है, देखो ऐसे क्रिस्टल वाले शेप में, ओके, वो अपना क्रिस्टलाइन शेप खो देता है और बन जाता है पाउडरी मास। अब एग्जांपल देखते हैं ऐसे कौन से महान हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस जो ऐसे करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं। तो जैसे कि वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स, ओके, ग्लोबल सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, ये तीनों भी एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस है। थोड़ा सा ड्राई एयर के एक्सपोजर पे अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को खो देते हैं। ओके, सम हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये है वो जो लूज करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन एक्सपोजर टू ड्राई एयर। क्लियर? ओके, चलो अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का सिलसिला तो समझ में आ गया होगा, उससे रिलेटेड जो चीजें थी वो भी समझ में आ गई होंगी। अब ये पानी से रिलेटेड और भी कोई अतरंगी ऐसे सब्सटेंसेस है जो थोड़ा सा अलग बिहेव करते हैं। अब जैसे हम लोग ने अभी देखा एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस क्या करते थे, उनके पास जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो खो देते हैं ऑन एक्सपोजर टू ड्राई एयर। पर कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस है जो हम लोग अगर उनको एटमॉस्फेयर को एक्सपोज करेंगे तो वो पानी खींच लेते हैं एटमॉस्फेयर से। सुपर्ब ना, मतलब ऐसे सब्सटेंस को रख दो, ओके, तो वो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है उसको खींच लेगा। और ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। ओके, तो सम सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, ओके, वाटर वेपर व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो उनको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। अब ये जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस है कौन से हैं, इनका एग्जांपल तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सिलिका का जेल है, P2O5 है। ओके, तो ये सारे हैं हमारे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। अब ध्यान देना ये है कि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस भले ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, पर ये फिर भी हो सकते हैं इन लिक्विड स्टेट भी। ओके, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कैन बी इन सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक सिंपल सा सवाल है, आपने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा, कई बार आपने अगर कोई नई बैग खरीदी है या फिर नई वाटर बॉटल खरीदी है तो उसमें ना एक ऐसी पुड़िया आती है, व्हाइट कलर की पैकेट आता है और उसके ऊपर लिखा रहता है कि भाई मतलब खाना मत वगैरह, डोंट इंजेस्ट या फिर वगैरह वगैरह ऐसा कुछ, या फिर डेंजरस या फिर हार्मफुल ऐसा कुछ लिखा होगा। ओके, सिंपली, या फिर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो सिर्फ सिंपली ऐसे लिखा होगा पैकेट के ऊपर सिलिका ऐसे लिखा होगा। तो ये क्या है? अब थोड़ी देर पहले ना सिलिका जेल नाम का चीज देखा था हम लोगों ने, क्या है वो? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब भाई एटमॉस्फेयर को एक्सपोज करने पर मॉइस्चर खींच लेता है। करेक्ट, करेक्ट, वही है ना, सम सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब मॉइस्चर व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अब ऐसा सिलिका हमारे बैग में क्यों पड़ा रहता है भाई, बताओ? ओके, चलो तो आप रिज्यूम कर, पॉज कर लो, सोचो और फिर बताओ। ओके, आई होप आपने लॉजिक लगाया होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, समझा ना अभी हम लोग ने कि ये सब्सटेंसेस, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो बैग के अंदर अगर कोई मॉइस्चर रहेगा, ओके, या फिर अगर मॉइस्चर चला भी गया, ओके, क्योंकि बैग के क्लॉथ में से मॉइस्चर जा सकता है अंदर, ओके, तो अगर मॉइस्चर जो भी चला जाएगा अंदर या फिर जो भी ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, वो सिलिका जेल क्या करेगी, वो मॉइस्चर खींच लेगी, तो बैग अंदर से मॉइस्ट नहीं रहेगी। और देखो हमें पता है मॉइस्ट चीजों के ऊपर कुछ ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो हो जाते हैं या फिर थोड़ी सी गीली गीली टाइप्स रह जाते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी बैग अंदर से पूरी सूखी हुई रहनी चाहिए। इसीलिए भाई साहब
सिलिका के पैकेट्स डाल देते हैं बैग के अंदर, ताकि अगर कुछ मॉइस्चर रहे ओके तो वो खींचा चला जाए टुवर्ड्स सिलिका ओके, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ओके, तो बैग के अंदर से। तो ये वाले जो हमारे सब्सटेंसेस है ओके, खास बात ये है कि ये क्या करते हैं, मॉइस्चर खींच लेते हैं। सिंपल लॉजिक है, वो एटमॉस्फेयर से क्यों ना हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दूसरे सब्सटेंसेस से भी मॉइस्चर खिंचवा सकते हैं इनके मदद से, करेक्ट। तो अगर दूसरे सब्सटेंसेस से हम लोग मॉइस्चर खिंचवा रहे हैं ओके, मतलब उन लोग से हम लोग पानी निकाल रहे हैं, वाटर वेपर निकाल रहे हैं, मतलब उनको हम लोग ड्राई कर रहे हैं। तो ये क्या काम कर रहे हैं, ड्राई करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इनको ड्राइंग एजेंट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। पर जब हम लोग इनको यूज करते हैं ना, खास बात ये है इसमें इंटरेस्टिंग वाली, आपको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे कि ये भले इनको ड्राई कर देते हैं दूसरे सब्सटेंसेस को, पर बिना रिएक्ट किए। मतलब ये कैसे हो गए मालूम है, वो लोग, दुनिया के वो लोग जो मदद भी करेंगे पर फिर से थैंक यू बोलने का एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि सामने वाला भाई हमें थैंक यू बोले। वैसे है ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस जो ड्राई करके देंगे दूसरों को ओके, पर बिना रिएक्ट किए, खुद का कोई स्वार्थ नहीं भाई इनका ओके, ऐसे बिहेव करेंगे ओके। तो ये एक चीज जो थी जो आपको दिमाग में चिपका के रखनी है, विदाउट रिएक्टिंग विद देम, ठीक है। बस इतनी सी कहानी है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस की। अब जैसे ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस है, इसी तरह से रिलेटेड है इनका बोलो आप अपग्रेडेड बड़ा भाई, ऐसे समझ लो, जो कि है डेलिक्विजेंट सब्सटेंस ओके। तो जो भी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस है, ये जो फिनोमेना होता है ना, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ओके द्वारा, इन सब्सटेंसेस द्वारा, इसी को कहते हैं हम लोग हाइग्रोस्कोपी, ठीक है। तो वैसे ये डेलिक्विजेंस क्या है, जो डेलिक्विजेंट सब्सटेंस होते हैं ना, वो जो भी क्रिया करते हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग डेलिक्विजेंस। अब क्या करते हैं वो क्रिया, वो समझते हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस का मैंने क्या बोला, एल्डर ब्रदर है, ऐसे समझ लो, बड़ा भाई है। अब ये क्या करते हैं, ये बस मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके नहीं रुकते एटमॉस्फेयर से ओके। इसका मतलब डेलिक्विजेंट सब्सटेंस भी एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, पर यहीं पर नहीं रुकते। ये उसी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर करके वो खुद उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं ओके। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके वो डिसॉल्व हो जाते हैं इस तरह कि उनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है भाई साहब। तो ये तो कुछ भाई एडवांस लेवल के सब्सटेंसेस लग रहे हैं, राइट, हाइग्रोस्कोपिक से भी बड़े हुए ओके। तो सम सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब मॉइस्चर व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड डिसॉल्व टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इनको कहते हैं हम लोग डेलिक्विजेंट सब्सटेंसेस, और इस फिनोमेना को कहते हैं डेलिक्विजेंस, ठीक है। अब कौन से होते हैं भाई डेलिक्विजेंट सब्सटेंसेस, हमारा NaOH ओके, ये भी एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके घुल जाता है उस पानी में और NaOH का सॉल्यूशन बन जाता है। वैसे ही KOH ओके, MgCl2, CaCl2 ओके, ये चारों भी, जिंक क्लोराइड और FeCl3 भी ओके। तो ये सारे डेलिक्विजेंट सब्सटेंसेस है। तो कहीं पर अगर आपको ये दिखाई दिए ओके, या फिर कहीं पर आप इनका अगर इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ध्यान रखना इस बात का कि भाई इनको हम लोग एक्सपोज नहीं करेंगे एटमॉस्फेयर से, क्योंकि ये शाणे लोग नहीं है। मतलब ये क्या करेंगे, ये चुप नहीं बैठेंगे, ये एक्सपोज करते ही एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे ही करेंगे, प्लस उनका खुद का सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बना देंगे ओके। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के पेलेट्स होते हैं ओके, ऐसे आप कहो चॉकलेट के भी मतलब गोलियां टाइप रहती है ओके, तो अगर इनको अगर आप ऐसे ही खुले रख दोगे तो ये क्या करेंगे, फिर वही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे एटमॉस्फेयर से, घुल जाएंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो आपको पैलेट थोड़ी देर में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो पैलेट बन गई होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ओके, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारी डेलिक्विजेंट सब्सटेंसेस की। अब एक सिंपल सा सवाल, और इसके साथ हम लोग खत्म करेंगे इस वीडियो में जितने भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े वो। अब सवाल क्या है भाई, हाउ हाइड्रेटेड सॉल्ट कैन बी मेड एनहाइड्रस। तो अभी तक जो भी हम लोग ने पढ़ा, थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा आपको और आंसर देना पड़ेगा ओके। चलो, आई होप आप वही प्रोसेस फॉलो कर रहे होगे, सवाल देखते ही पॉज करोगे, सोचोगे, फिर रिज्यूम बैक करोगे जवाब के लिए ओके। तो कैसे हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट को एनहाइड्रस बना सकते हैं, कैन बी मेड एनहाइड्रस। देखो, हाइड्रेटेड सब्सटेंस मतलब है भाई इनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एनहाइड्रस मतलब सिंपल सी चीज है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो अभी हम लोग ने एक चीज देखी थी, जब हम लोग एनहाइड्रस सब्सटेंसेस पढ़ रहे थे ना, तब कॉपर सल्फेट में से हम लोग ने सारे के सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे हटा दिए थे, हीट करने पर।
तो हम लोग हीट कर सकते हैं। तो एक तरीका मिल गया, हाउ हाइड्रेटेड सॉल्ट कैन बी मेड एनहाइड्रस। एक तरीका मिल गया कैसे हाइड्रेटेड को एनहाइड्रस बना सकते हैं, बाय हीटिंग। ओके, चलो फिर और कैसे तरीका है कि भाई हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट को कैन बी मेड इनटू एनहाइड्रस। तो एफ्लोरेसेंस वाला चीज हम लोग ने देखा था। तो एफ्लोरेसेंस वाले फिनोमेना में क्या हो रहा था, हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस को अगर हम लोग खुले में रख देंगे, ड्राई एयर को एक्सपोज कर देंगे, तो क्या होता था, इसी ड्राई एयर को एक्सपोजर की वजह से ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करते थे। तो भाई बिकॉज बाय एक्सपोजर टू द ड्राई एयर, ऐसे भी हम लोग इनको एनहाइड्रस बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप हम लोग ने जो कुछ भी पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा, आपको मजा भी आया होगा मेरे साथ पढ़ने में। ओके, और जैसे कि आप सभी को पता है लर्न हो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।